वो ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद मैं गुस्से में पीछे मुड़कर तेज़ तेज़ चलने लगी। तभी वो डरी सहमी सी कांपती हुई लड़की सीधी खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं वो नहीं हूँ जिससे तू बातें कर रही थी, और ये लफ्ज़ अगर आइंदा मुझे कहा तो तेरा भी वही हाल करूँगी जो जैसे बाकी 42 बच्चों का किया है। खौफ अक्सर कहानी में छुपा होता है, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू विस्पर्स इन द डार्क, और मैं हूँ उमर शाह। केस 54 अपलोड करने के बाद आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तभी आज एक और मेडिकली ट्विस्टेड केस आपके सामने लाया हूँ, और आज का केस सुनने के बाद आप लोग अपने आप से ये ज़रूर पूछोगे कि क्या इंसानी दिमाग इस काबिल है? क्या हमें डर और घबराहट इस हद तक पहुंचा देती है? Is the human mind capable of making us do things only monsters think of? Well, आज की कहानी हमें अरूसा ने पेशावर से भेजी है। अरूसा बताती हैं कि उनके वालिद एक अच्छी मिलिट्री पोस्ट पे नाफिज थे। अपनी बेसिक तालीम मुकम्मल करने के बाद अरूसा यूएस चली गईं फॉर हायर स्टडीज़। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से उन्होंने साइकोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन की और मास्टर्स उन डिसऑर्डर्स के अंदर किया जो माशरे में बहुत कम हैं, जिनको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ऐसी दिमागी बीमारियां जो इंसान को जानवर बना देती हैं। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको ये कहा गया कि आपने 3 महीने की इंटर्नशिप किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर करनी है, और जहां आपने एक यूनिक केस स्टडी करना है और उस केस स्टडी को आपने हम तक ला के देना है। लेकिन याद रहे वो एक ऐसा केस हो जो इंतहाई यूनिक होना चाहिए, विच इज़ कंसिडर्ड रेयर इन द अमेरिकन सोसाइटी। अपनी फैमिली से डिस्कशन करने के बाद अरूसा ने यह फैसला किया कि वो इंटर्नशिप पाकिस्तान में करेंगी। पाकिस्तान वापस आने के बाद कुछ दिन आराम किए। अरूसा के वालिद की पोस्टिंग पेशावर में थी। पेशावर जहाँ उनकी पोस्टिंग थी उस जगह को किला बाला हिसार कहा जाता है। किला बाला हिसार 1747 में अफ़गान किंग अहमद शाह दुरानी ने बनाया था। बाला हिसार का मतलब ये है कि ऐसा किला जिसका हिसार यानी कि बाउंड्री वॉल बड़ी हो। आज किला बाला हिसार इज़ द होम फॉर पाकिस्तान फ्रंटियर कोर्प्स। वहाँ पर उनके वालिद एक अच्छी पोस्टिंग पर नाफिज थे। इस किला बाला हिसार के 200 मीटर दूर एक बहुत बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है जिसको लेडी रेडिंग हॉस्पिटल कहते हैं। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल की भी अपनी एक हिस्ट्री है। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल 1924 में वायसरॉय ऑफ इंडिया रूफस डैनियल ने बनवाया था, जो कि रेडिंग के अर्ल थे। उन्होंने यह अस्पताल अपनी बीवी के नाम किया एज अ जेस्चर ऑफ लव। एक मोहब्बत की अदा से उन्होंने ये अस्पताल का नाम लेडी रेडिंग हॉस्पिटल रख दिया। आज ये पाकिस्तान के बड़े तरीन अस्पतालों में से एक है और खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है। इसके अंदर 33 डिपार्टमेंट्स हैं और ऑलमोस्ट 1800 बेड्स हैं। अरूसा ने यहीं पर इंटर्नशिप करने का फ़ैसला किया। अरूसा के वालिद ने वहाँ की एमएस से बात की और इमीडिएटली अरूसा को कह दिया गया कि आपकी रोटेशन मंडे से तैयार हो जाएगी। खुशी में उन्होंने तैयारी की, अपने लिए बुक्स खरीदी, अपने लिए पेन्स खरीदे, अपने लिए एक ओवरऑल ख़रीदा। अरूसा की रूटीन बहुत अच्छी हो चुकी थी। वो हॉस्पिटल जाया करती, वहाँ पर जाके पेशेंट से बातें किया करती, डॉक्टर्स के साथ मिलती। अरूसा वॉज फीलिंग वेरी वेरी एजुकेटेड। वो ये समझ रही थी कि शायद अब मुझे अपना घर मिल गया। शी फेल्ट लाइक होम। उनकी रूटीन इतनी खूबसूरत हो चुकी थी कि वो हर वक्त अपने पेशेंट्स को अपने जर्नल में लिखा करती, उनकी छोटी छोटी डिटेल्स कि आज उसने इस रंग के कपड़े पहने थे, आज वो मुस्कुरा रही थी, या वो छोटा बच्चा ये कर रहा था, वो कर रहा था।
ओपीडी में पहले 15 दिन गुजारने के बाद रूसा को वार्ड ऑथराइज हो गई। वार्ड में भी छोटे छोटे पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जो अपने हाथों पे कट लगाते हैं, ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने दूसरे को मारा हो, एंगर मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा, ये चीज़ें ऑथराइज हुई। सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता रूसा देख रही थी। तभी उन्होंने वार्ड 3 का चक्कर लगाया। याद रहे, वार्ड 3 अस्पताल की वो वार्ड थी जिसको साइकाइट्रिक विंग में जेल वार्ड कहा जाता था। वहाँ पर तमाम मरीजों को रूसा ने नज़र दौड़ाकर देखा। किसी की अजीबो गरीब हालत थी, किसी की शक्ल बिगड़ी हुई थी तो किसी का हाल। उस सारे लोगों को देखने के बाद रूसा की नज़र एक आखिरी बेड पे लेटी हुई और रोती हुई एक छोटी सी लड़की पे पड़ी। करीब जान के पता चला कि वो लड़की छोटी नहीं बल्कि कमज़ोर है। रूसा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो वो सिर्फ ये कहने लगी कि जो भी किया मैंने नहीं किया, जो भी किया मैंने नहीं किया। ना जाने क्यों ये बात रूसा के साथ रह सी गई। वो घर आई, उन्होंने अपने वालिद से डिस्कस की जिनके वो बहुत क्लोज थी। तो वो कहने लगे, बेटा ये पाकिस्तान है, दिस इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, शायद शी इज़ एक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग ही हैजंट डन। उस पर इल्ज़ाम कुछ चीज़ का हो जिसको उसने नहीं की हुई। रोज़ रूसा उसके पास जाती। पहले तो 2-3 दिन उसने बात ही ना की। तीसरे दिन रूसा अपने घर से कुछ ब्राउनीज बेक करके उसके लिए ले गई और जब मरीजों को खाना दिया जाता है तब चाय मंगवाई और उसके साथ उसको पेश की। रफ्ता रफ्ता रूसा की उस लड़की के साथ दोस्ती हो गई। जानने में पता चला कि उस लड़की का नाम सफ़िया है और वो कोहाट के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखती है। उस लड़की ने बताया कि वो बतौर टीचर एक स्कूल में काम करती है और जिस स्कूल में वो काम करती है वहाँ पे लड़कियों को पढ़ने की ज़्यादा इजाज़त नहीं है, इसलिए उसको सोसाइटी में एक हकारत की नज़र से देखा जाता है। उसके वालिद भी उसकी वालदा को मारा करते थे कि तुमने बेटी को बेगैरत बना दिया है, यानी डिसरिस्पेक्टफुल। ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद रूसा को बहुत गुस्सा आया कि आज भी हमारा मुल्क एक पसमानदा सोच का मालिक है। आज भी दिस इज़ अ मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी, ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। ये मासूमान ख्यालात सोचते हुए रूसा उस पेशेंट की फाइल लेने ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद स्टाफ नर्स के पास गई। स्टाफ नर्स ने घबरा के पूछा कि मैडम आपको इसी मरीज़ की फ़ाइल क्यों चाहिए? तो वो कहने लगी कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये यहाँ आई क्यों है। तो स्टाफ नर्स उनसे कहने लगी कि इतने अरसे में आपको ये नहीं पता चल सका कि आप ये इसने ये नहीं बताया कि मैं ये क्यों यहाँ पर हूँ, या मुझे इस ऐसी वार्ड में क्यों रखा गया है, यहाँ पे सिर्फ मर्द होते हैं। आपने कभी इसके पैर पे लगी बेड़ियाँ यानी शैकल्स नहीं देखी? आपने कभी ये नहीं देखा कि 2 बजे के बाद इसको हथकड़ियाँ लगाकर ट्रांसपोर्टेशन वैन में ले जाया जाता है? रूसा का जैसे दिल बंद हो गया था। वो तो 12 बजे चली जाया करती थी, वो तो मैक्सिमम अस्पताल में 1 बजे तक रहती थी और वाकई उन्होंने उस बिस्तर से कभी सफ़िया को हिलते हुए नहीं देखा था। तभी उन्होंने मुड़ के उस बेड की जानिब देखा तो वाकई उस लड़की के पैरों पे बेड़ियां यानी शैकल्स बंधी हुई थी। फाइल को स्टडी करने के बाद रूसा दंग रह गई। एमएस साहब से इजाज़त ली कि मैं ये फाइल घर ले जाकर स्टडी करना चाहती हूँ। एमएस साहब ने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद इजाज़त दे दी। रूसा जैसे जैसे फाइल का पेज दर पेज पढ़ती जा रही थी, उनके दिल में एक अजीबो गरीब घबराहट पैदा हो रही थी। ये बीमारी सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, ये बीमारी क्या एक औरत को हो सकती है और इस शिद्दत से हो सकती है? मैंने तो कभी ना देखा था। दरअसल सफ़िया के ऊपर इल्ज़ाम था ये कि उसने 42 यानी 42 बच्चों का कत्ल और डिसमेंबरमेंट की है, यानी उनके हाथ और पैर एक कुल्हाड़ी की मदद से काट दिए हैं। ये सब झूठ था, खुदा करे ये सब कुछ झूठ हो। रूसा ये सोचते हुए
बहुत ज़्यादा घबराते हुए सुबह के वार्ड पे गईं। वार्ड राउंड होने के बाद सफ़िया दूर से हाथ हिलाने लगी और कहने लगी, सहेली आज ना होगी मेरे पास। अरूसा डरते डरते सफ़िया को कन्फ्रंट करने चली गई। उनकी एक बहुत खुशगवार नेचर ने उन्हें यह मजबूर कर दिया कि वो सफ़िया से पूछें कि आखिर ये सच है। सफ़िया रोने लगी और कहने लगी, तुम भी दूसरों की तरह अब मेरे पे शक करने लगी हो, जाओ मैं तुमसे नहीं बात करती। तो तभी अरूसा बार बार पूछने पे मजबूर हो गई। उन्होंने इतना पूछा कि वो आगे से रोने लगी, वो सहमने लगी, वो बेड पे लेट गई। तभी 1 बज रहा था। अरूसा मुड़ी और उन्होंने उसको एक खास लफ्ज़ कहा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये लफ्ज़ ऑलमोस्ट एक अब्यूजिव वर्ड है। अरूसा ने सफ़िया को बेगैरत कह दिया। अरूसा जैसे ही ये लफ्ज़ बोली तो ये लफ्ज़ जिस तरह कोई ट्रिगर वर्ड हो, वो सहमी हुई, कांपती हुई, रोती हुई लड़की बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और अपने हाथ की उंगली का इशारा करते हुए अरूसा को कहती है कि ये लड़की, तू क्या समझती है कि हम बेगैरत हैं? अगर ये लफ्ज़ तूने मुझे या किसी भी औरत को इसके बाद कहा तो मैं तेरी पोटी पोटी अलग कर दूंगी, जैसे मैंने उन तमाम बच्चों के साथ और अपने खावंद के साथ किया। अरूसा को पता चल गया था कि मुझे अडेप्ट करना पड़ेगा। वो वापस गईं और उन्होंने माफ़ी मांगी कि सफ़िया, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तभी एक मर्दाना गरजदार आवाज़ में सफ़िया कहने लगी, मेरा नाम सफ़िया नहीं, दोस्त यार है। दोस्त यार, ये क्या नाम था? इतने में अपना राइट हैंड, जिसके अंदर उन्होंने बोतल मजबूती से पकड़ी हुई थी, उस हाथ से फिर पॉइंट करने लगी सफ़िया और कहने लगी, तू ये भी जान ले कि हम 11 हैं और तू 1। अरूसा ने अपनी किताबों में ये बीमारी ज़रूर पढ़ी थी। इस बीमारी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें एक जिस्म में बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ जन्म ले लेती हैं। मुख्तलिफ एहसासात हर पर्सनैलिटी का एक ट्रेट बन जाते हैं। अरूसा उस दिन के बाद उसको डेली आकर ये लफ्ज़ बोलती, जिस पे वो तमाम पर्सनैलिटीज़ एक्टिवेट हो जाती। अपने जर्नल में अरूसा लिखती हैं कि उस तमाम पर्सनैलिटीज़ ने मुझे ये बताया कि सफ़िया जिस आदमी के साथ शादीशुदा थी, उस आदमी ने उसकी टीचिंग पे बहुत ज़्यादा एतराज़ किया था, उसको रोज़ मारता था। एक दिन ये लफ्ज़ उनके लिए इतना भारी पड़ गया कि उनकी पर्सनैलिटी फ्रैक्चर हो गई और उन्होंने रोटी पकाते हुए वो जलता हुआ गरम तवा उस आदमी के मुंह पे मारना शुरू किया। इतना मारा कि वो कीमा बन गया। चूंकि एक पसमानदा इलाके से थी, इसलिए वहां पर उसकी लाश पानी में बहा दी। उसको लोगों ने बहुत ढूंढा मगर वो आदमी ना मिला। उसके जिस्म में वो तमाम पर्सनैलिटीज़ ने यही बताया कि जो बच्चा उसको स्कूल में बेगैरत कहता, उस बच्चे को वो टॉफ़ीज़ देने के बहाने एक अलहदा कमरे में लेकर जाके बेहोश कर दिया करती और फिर मुंह को इतना ज़ोर से दबाती कि वो दम घुटकर मर जाए। उसके गांव में हर इतवार को एक बच्चा गायब हो जाया करता था। सफ़िया पे शक इसलिए नहीं जाता था क्योंकि 5 फुट 3 इंच की वो कमज़ोर सी, लागर सी 25 साला औरत क्या कर सकती थी? वो कुछ भी तो ना कर सकती थी। अरूसा बताती हैं कि उस हॉस्पिटल के 3 महीने के स्टे में उस पर एक बहुत बड़ा केस बनाया गया और उस केस को अपनी जर्नल में डॉक्यूमेंट किया गया और उस केस को उन्होंने लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को भी फॉरवर्ड किया और अपनी डिफेंस में भी उसको डिफेंड किया। अरूसा यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से एक गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस आ गई और आज तक
लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर के अंदर बतौर सीनियर साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हैं। इस बीमारी के बाद अरूसा ने मुख्तलिफ लोगों को एक मेंटल हेल्थ निजात दिलवाई। सोसाइटी के अंदर ट्रॉमेटिक इवेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। अरूसा की ये कहानी हमें ये ज़रूर बताती है कि हमें मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कौन सोच सकता था कि वो कमज़ोर सी लागर सी कांपती हुई लड़की एक ऐसी हरकत कर देगी जो वो कभी सोच ही ना सकती है, जो वो उसने खुद दर हकीकत नहीं की, उसके जिस्म में रहने वाली उन तमाम पर्सनैलिटीज़ ने की है, जो कि एक प्रेशर और ट्रामा के अंदर जन्म ले बैठी। उसका हस्बैंड उसको मारता था, इसलिए उसके अंदर मर्द पैदा हो गए, उसके अंदर छोटे बच्चे पैदा हुए। और उषा ने बड़ी डिटेल में बताया उसके अंदर रहने वाली 11 पर्सनैलिटीज़ में से 9 मर्द थे, एक छोटा बच्चा था और एक वो बच्चा जो उसका हस्बैंड उसके पेट में ठुड्डे मारा करता था जब व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। उसने उस नापैद यानी अनबॉर्न चाइल्ड की पर्सनैलिटी भी अडेप्ट कर ली थी, जिसमें ख़ास वर्ड्स यानी ट्रिगर वर्ड्स बोलने पर वो अंगूठा चूसा करती और हिला करती जैसे एक छोटा बच्चा हिलता है। दोस्तों, मेरा भी आप सबको ये मैसेज है कि अपनी मेंटल हेल्थ का खूब ख्याल रखिए, क्योंकि द ह्यूमन माइंड इज़ अ मिस्ट्री इन इट्स ओन। ये अपने अंदर एक अजीबो गरीब चीज़ है। अगर हम दूसरों से चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, अपने दिल की बातें बाहर नहीं निकालेंगे, तो हम भी इस तरह की अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अपनी स्टोरीज़ नीचे दी गई भी ईमेल पे शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर कहानी सबसे पहले आपके डर को दस्तक दे। हमेशा की तरह अपना बहुत ख्याल रखें। कल मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज़।